थंबनेल पे आज हम बात करेंगे कि अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कैसे डिसाइड करें। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। मैं आपको 7 बातें बताऊंगा प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर कि कैसे डिसाइड किया जाए कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस है कैसा। सुनिएगा जरा मेरी बात को ध्यान से। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि ये कोर्स आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक एक बार मैं आपको स्टेप, स्ट्रैटेजी, फ्रेमवर्क देने का प्रयास करता हूं ताकि आप आसानी से इंप्लीमेंट कर सकें। बहुत सारा ज्ञान बहुत जगह अवेलेबल है, लेकिन अगर ज्ञान को ऐसा बना के दे दिया जाए आपको जो आसानी से इंप्लीमेंट हो जाए, वही हमारे प्रोग्राम की वैल्यू है। आज के 7 स्टेप में मेरा पहला स्टेप है प्राइस डिसाइड करने से पहले एंड कंज्यूमर प्रोफाइल को आप डिफाइन करें। डिफाइन योर एंड कंज्यूमर प्रोफाइल। एंड कंज्यूमर प्रोफाइल का मतलब क्या है? 4 प्रकार की एंड कंज्यूमर प्रोफाइल होती हैं। एक होता है चाइनीज गुड्स मार्केट, जहां पे लो कॉस्ट और लो क्वालिटी प्रोडक्ट बेचा जाता है। चाइनीज गुड्स मार्केट क्या है? जहां पे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी लो है और प्रोडक्ट का प्राइसिंग भी लो है। ये 2x2 मैट्रिक्स देख रहे हैं आप। जब प्राइस भी लो हो और क्वालिटी भी लो हो, इसका मतलब चाइनीज गुड्स मार्केट। दूसरी तरफ है कि प्राइस तो लो है लेकिन क्वालिटी बहुत हाई है, इसको बोलते हैं वैल्यू फॉर मनी मार्केट। ये वो कस्टमर है जो आप वैल्यू फॉर मनी चाहता है, सस्ता माल चाहता है लेकिन अच्छा क्वालिटी चाहता है। इसके बाद है हाई प्राइस बट एवरेज क्वालिटी। ये हाई प्राइस एवरेज क्वालिटी क्या है? अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट। ये वो मार्केट है जैसे कि आप सिनेमा हॉल के अंदर पॉपकॉर्न आपको अच्छी क्वालिटी का मिलता है लेकिन बहुत महंगा मिलता है। ताजमहल के बाहर आपको कुछ खाने पीने का सामान एवरेज क्वालिटी का मिलता है लेकिन बहुत महंगा मिलता है। अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट जहां पे मोनोपोली होती है। और फाइनली जहां प्राइस भी ज्यादा हो, क्वालिटी भी अच्छी हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रीमियम मार्केट। क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, प्राइस भी बहुत अच्छा है। मर्सिडीज बेंज बहुत अच्छी क्वालिटी है गाड़ी की, प्राइस भी बहुत ज्यादा है। सबसे पहले एंड यूजर प्रोफाइल को आप डिफाइन करेंगे, तब अपना प्राइस डिसाइड करिए। बिना एंड यूजर प्रोफाइल को समझे प्राइसिंग पे आप आ ही नहीं सकते। ये थी आज का पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपने कहीं ना कहीं डॉक्टर वैल्यू मनी के वीडियोस हमारे यहाँ देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो उनको दोबारा देख लीजिए। उसको वहाँ डिटेल में ज्यादा कवर किया गया, पर यहाँ थोड़ा मेंशन करूंगा बाकी 5 स्ट्रैटेजी बताने से पहले। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या मतलब है? अगर आपकी कॉस्टिंग ही आपको नहीं मालूम कितनी है तो प्राइसिंग डिसाइड नहीं कर सकते। कॉस्टिंग का मतलब है एक माल को बनाने में कितना खर्चा आता है, उसका नंबर निकालना जरूरी है। MIS के आदमी को साथ में लगाइए। MIS का हमने कोर्स भी बनाया हुआ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स। आप उसके बारे में बोर्ड लाइन नंबर पे फोन करके पता कर सकते हैं कि कैसे आप एक्सेल पे डेटा शीट पे निकाल करके आप प्राइसिंग निकाल लें अपनी। यहाँ पे MIS के बहुत फायदे होते हैं अगर आपको बनाना आ जाए। अपने पास आपके पर्सनल असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को आप ये कोर्स अटेंड करा सकते हैं। वो सीख के आपके साथ में आपको हर चीज़ की कॉस्टिंग, प्राइसिंग, रिव्यू, फ्रेमवर्क्स, आपके ऑफिस के परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी, फॉर्मूला, रेशियो सब निकाल के आपको समझाएगा। उसके बाद आप खाली डिसीजन लेंगे, वो सारा डेटा आपको दिखाएगा। आपको डेटा अगर खुद पढ़ना नहीं आता या बनाना नहीं आता तो ये कोर्स आपके लिए काम करता है। पर बहरहाल टॉपिक आज का था कि कैसे आपकी कॉस्टिंग कंट्रोल में आए। अगर कॉस्टिंग आपकी ठीक है तो प्राइसिंग आप रख सकते हो। इसमें मैं नाई का उदाहरण हमेशा देता हूं कि नाई अगर बाल काटता है तो उसकी कॉस्टिंग क्या आती है, उसको निकालनी नहीं आती। उसने एक चादर लपेटी जिसमें वो बाल काटने से पहले वो चादर लपेटता है। वो चादर कितने रुपए की है? वो चादर है 100 रुपए की। वो 1000 बार बाल काटने के लिए काम आ जाती है चादर, तो चादर की कॉस्ट हो गई 10 पैसा। वहां एक कुर्सी रखी हुई है जिससे बैठ करके वो बाल काटते हैं, और उस कुर्सी उसकी आई थी 5000 रुपए की, और उस कुर्सी से पे बैठा के कम से कम 10,000 बार वो बाल कटा सकता है। तो एक बार बाल कटाने की कॉस्ट कुर्सी की कितनी आ गई? 50 पैसा। वो कैंची इस्तेमाल कर रहा है जो 100 रुपए की है, और उस कैंची से वो 1000 बार बाल काट सकता है। इसका मतलब क्या होगा? कैंची की कॉस्ट हो गई 10 पैसा। ऐसे ही उसने हर एक चीज की कॉस्ट निकाल ली, और कॉस्ट जोड़ने के बाद उसने देखा चादर की कॉस्ट, ब्लेड की कॉस्ट, कुर्सी की कॉस्ट, एम्प्लॉय की तनख्वाह की कॉस्ट, AC इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट, दुकान के किराए की कॉस्ट। दुकान की किराए की कॉस्ट कैसे निकल आएगी? तो उसने सारा जोड़ के देखा 35 रुपए खाली कॉस्ट आ रही है। और बाल काटने का वो 100 रुपए ले रहा था, उसके पास कस्टमर आ नहीं रहा था। वो ये क्या कर सकता है? पहले 3 महीने बाल काटने के 35 रुपए लगते थे, 50 रुपए में बाल काटते, ज्यादा मार्जिन ना कमाए, लेकिन सारा कस्टमर आ जाएगा उसके पास भाग के। सबको छोड़ छाड़ के कस्टमर वही आ जाएगा। बाद में धीरे धीरे प्राइस बढ़ा देना। आदमी जिससे बाल कटाता है ना, उसी से कटाता है, तो बाद में छोड़ के नहीं जाता। बाद में थोड़ा ज्यादा भी देना पड़े, बाल उसी से कटाता है। आप अपना नाई बदलते नहीं, आपको मालूम है ये बात है। तो दूसरा स्टेप हमने आपको बताया कॉग्स। जब आपने कॉग्स निकालना सीख गए तो फिर आप प्राइसिंग ठीक कर सकते हैं अपने। तीसरा स्टेप है क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन। हर बार केवल अपने कॉग्स पे डिपेंडेंट मत रहिए, ये दूसरे को थोड़ा काटता हुआ है तीसरा पॉइंट। कभी कभी केवल कॉस्टिंग के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। कॉस्टिंग निकालना आपके लिए जरूरी है, कस्टमर को बताना नहीं आपकी कॉस्टिंग क्या है, एम्प्लॉइज को बताना नहीं आपकी कॉस्टिंग क्या, किसी को बताना नहीं है, चुप रहिए। आप करिए क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन पे, कितने रुपए का बेनिफिट दे रहे हैं आप कस्टमर को, उस हिसाब से आप अपनी प्राइसिंग डिसाइड कर सकते हैं। एक अमेरिका में बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है, उनके CEO क्या कहते हैं? मेरा रूल बड़ा सिंपल है,
मैं कस्टमर को जब माल बेचता हूं तो उस माल में जितना बेनिफिट कस्टमर को मिलता है उसका 20% मैं रख लेता हूं। 80% कस्टमर को देता हूं, 20% मैं रखता हूं, इसीलिए कस्टमर मेरा पैसा देता है। उसने ये बताया नहीं कि मैं सस्ता माल बेचता हूं, मैं महंगा माल बेचता हूं, कुछ नहीं बोला। उसने बोला कि मेरे कस्टमर को लाख रुपया बचता है, उसका 20,000 रुपये मैं ले लेता हूं। हो सकता है उसकी कॉस्ट केवल 3,000 रुपया हो, 5,000 रुपया हो, लेकिन उसको मिल जाता है 20,000 रुपया। क्यों? क्योंकि वो पोजीशन ही अपने आप को ऐसे कर रहा है, प्राइसिंग पैसा कस्टमर से वैसे ही मांग रहा है कि देखो भाई तुम्हारी जेब से कुछ नहीं जा रहा है, तुमको बचेगा 1,00,000 रुपया, उसमें से मैं 20,000 ले रहा हूँ। कस्टमर बेचारा सोच ही नहीं पाता यार कि इसकी लागत कितनी है, कस्टमर दिमाग ही नहीं लगाता, वो दे देता है पैसा। अरे बात तो ठीक है, लेके आएगा फिर लेके जाएगा ना, पहले बेनिफिट दिलाएगा फिर चार्ज करेगा। तो आप ये देखिए कि कितने रुपए की वैल्यू आप दे रहे हैं सामने वाले को, उस वैल्यू का गणित निकालिए। उसकी टॉप प्रायोरिटी को जब आप सॉल्व करोगे ना, उसकी टॉप बर्निंग प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे, उसमें कितने रुपए का लाभ मिल रहा है, उसको कितने रुपए का खर्चा घटाया, उसकी कितने रुपए की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, उसको कितने रुपए की आपका जो कस्टमर है उसको कितने रुपए का नया कस्टमर ला दिया आपने, उसको कितने रुपए का कस्टमर जोड़े रखा, उसके कितने रुपए की आपने एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़ा दिया, या आपने उसको कितने रुपए का किसी तरीके से ब्रांडिंग इंप्रूव करके दे दिया, आपने कितने रुपए का उसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा दिया, आपने कितने रुपए की उसकी बिजनेस को स्केल कर दिया, आपने कितने रुपए का उसका मार्केट शेयर बढ़ा दिया। आप ये देखो, जब उसको सामने वाले को आप गणित निकाल के दोगे, मैथमेटिक्स दोगे, क्वांटिफाई करोगे वैल्यू को, जो कि मेरा तीसरा पॉइंट है, क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन। जब सामने वाले को दिखेगा अरे तू मेरे बहुत कमाई करके दे रहा है भैया, जब वो ऐसा सोचेगा अरे छा गए भैया बहुत कमाई करके दे रहा है मुझको, तो उसमें से पैसा देने में उसको दिक्कत नहीं आएगा। दिक्कत केवल तब आता है जब आप कहते हो मेरे को 100 रुपए का पड़ता है 110 का दे रहा हूं, तो फिर वो कहेगा 102 का दे, 105 का दे, निचोड़ डालेगा आपको, तंग करेगा आपको। वो तंग इसीलिए करता है आपको क्योंकि उसको समझ में आता है कितने रुपए का बढ़ रहा है आपको, वो बात ही नहीं करनी है आपको तो देखना है कितने रुपए का फायदा पहुंचा रहा हूं, उसमें से निकालूंगा पैसा। और एक बात और, अपने एम्प्लॉय को तो वैसे भी कॉस्ट मत बताना, खासतौर से सेल्स एम्प्लॉय को, उनकी तो आदत है ना, वो बेचू है, बेचू, उसको मत बताना कितने रुपए का पड़ता है आपको, वो आपको नीचे पीट पीट के ले आएगा। वो फिर भी आपको बोलेगा सर 100 रुपए का पड़ता है, 102 का निकाल दो, देखेंगे बाद में से ज्यादा ले लेंगे। और जब आप 102 का निकाल दोगे फिर आपको क्या बोलेगा अगली बार आके, सर 100 रुपए का पड़ता है ना, इस बार 95 का निकाल दो, अगली बार ज्यादा ले लूंगा। और धीरे धीरे इतना पीटेगा, आपको खत्म कर देगा। इसलिए सेल्स के आदमी को कोई कॉस्ट मत बताओ। चौथा पॉइंट है मेरा, ब्रेक डाउन योर डिसीजन मेकिंग यूनिट। ये डिसीजन मेकिंग यूनिट क्या होता है? ये वो यूनिट है जो एक्चुअली डिसीजन लेता है कि आपका माल खरीदे कि नहीं खरीदे। तो इसको ब्रेक डाउन का मतलब क्या हुआ? ब्रेक डाउन का अर्थ है डिसीजन मेकिंग यूनिट में कौन कौन है, कौन कौन डिसाइडर है, उसके बाद आप अपना प्राइस डिसाइड करिएगा। अगर आप टॉप डाउन अप्रोच पकड़ लिए, ऊपर से जो सबसे टॉप अथॉरिटी है, जिसके पास वीटो पावर है, वीटो पावर समझते हैं कि कंपनी के बोर्ड में 10 लोग बैठे हैं, 9 ने मना कर दिया, पर एक है चेयरमैन जिसके पास है वीटो पावर, उसने बोला यस, तो बाकी 9 भी बोलेंगे यस, यस बॉस, द बॉस इज ऑलवेज राइट। ढूंढो भैया वीटो पावर किसके पास है, आपके डिसीजन मेकिंग यूनिट को ब्रेक डाउन करो। ऊपर से नीचे आते हैं, चेयरमैन को प्रपोजल दो, धीरे धीरे नीचे आओ। जितना ज्यादा नीचे से ऊपर जाओगे, बहुत डिस्काउंट, बहुत उधार दे जाओगे और ऑर्डर भी बड़ा छोटा ही लेके आओगे। ये बात समझ गए? परचेज मैनेजर से डील नहीं करते, परचेज मैनेजर तो बाद में होता है, वो तो नीचे खाली कागजी कार्रवाई के लिए होता है। मेन तो है वीटो पावर वाले को ढूंढो किसी तरीके से। वो वीटो पावर वाला मिल गया, पैसा ज्यादा मिल जाएगा आपको, फिर प्राइस डिसाइड करिएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? एक और पकड़िए बात यहाँ पे, कभी शतरंज खेले थे आप? वहां पे वो शतरंज खेला था, एक ब्रांड कुकर प्रेशर बनाता था, प्रेस्टीज। क्या बोलता है? जो बीवी से करे प्यार, वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार? हाँ, सबकी बुद्धि चकरा गई। इसे बोलते चेक एंड मेट, शय और मात। तो बीवी से प्यार करता है ना, बीवी बोलेगी प्रेस्टीज कुकर प्रेशर दिलाओ, मना नहीं कर पाओगे। क्या समझे आप? कर लोगे मना, कैसे करोगे? बीवी पकड़ लेगी आपको। तो इसी तरह से ढूंढो जो एक्चुअल डिसीजन मेकर है, अगर आपने उसको इन्फ्लुएंस कर दिया। अब इसके साथ डिसीजन मेकिंग यूनिट में 2 लोग और होते हैं, प्राइमरी इन्फ्लुएंसर और सेकेंडरी इन्फ्लुएंसर। यानी कि जो वीटो पावर वाला है, उस पे किसका प्रभाव है कंपनी में, अंदर घुस जाओ और देखो वो किसकी सुनता है। उसका पहला इन्फ्लुएंसर, उसका चाणक्य कौन है कंपनी के अंदर? जो आपका डिसीजन मेकर है, जो मेन वीटो पावर वाला है। उसका गुरु कौन है कंपनी के अंदर? किसकी चलती है, वो किसकी सुनता है? उसका एडवाइजर कौन है? उसका नवरत्न कौन है? कौन है उसका बीरबल जिसकी अकबर सुनता है? और फिर होता है सेकेंडरी इन्फ्लुएंसर। ये दोनों लोग ढूंढ लो, या तो इनसे रिलेशनशिप बिल्ड करके वीटो पावर वाले को साथ में ले लो, आपको ज्यादा प्राइस मिलेगा, तब आप प्राइस डिसाइड करिएगा। फिर इसके अलावा यहाँ पे कहीं कहीं कंप्लायंस ऑफिसर भी होते हैं।
इनके पास बजट होता है, कंप्लायंस होते हैं, ये पॉलिसीज बनाते हैं, ये रूल्स चेक करते हैं, ये ऑडिट करते हैं, ये बाद में आके चेक करते हैं, ये इनवॉइस मंगाते हैं, ये कहीं पेपर कराते हैं, ये आपके सारे कागजी कार्रवाई कराते हैं। इनको भी थोड़ा साथ रखना जरूरी है। अगर ये चेन आपके साथ आ गई जिसमें डिसाइडर, इन्फ्लुएंसर, बायर, कंज्यूमर, जो एक्चुअली एंड यूजर कौन है, कभी कभी एंड यूजर का फायदा आप वीटो पावर वाले को समझाओगे और एंड यूजर की कहानी आप वीटो पावर वाले को समझाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ज्यादा प्रीमियम प्राइस मिल जाएगा आपको। अगला पॉइंट है आइडेंटिफाई द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर योर कस्टमर। ये जरूर ध्यान रखो कि आपके कस्टमर के पास मार्केट में कितनी ऑप्शंस है, आपके अलावा कितने लोग हैं जो एग्जैक्टली सेम वैल्यू प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, आपके अलावा कितने लोग हैं जो सेम प्रेपोजिशन पे काम कर रहे हैं, सेम पोजिशनिंग पे काम कर रहे हैं, आपके अलावा मार्केट में आपके कस्टमर के पास कितनी ऑप्शन है। कुछ ऐसा कर दो कस्टमर की अगर ऑप्शंस खत्म हो गई तो आप बढ़िया प्राइस चार्ज कर पाओगे, तो आपकी प्राइसिंग उसके बाद डिसीजन होगा कि कितना पैसा लो। अगर मार्केट में कोई है ही नहीं तो आपको जो मन करे वो चार्ज कर लो आप। लेकिन अगर मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके कस्टमर के पास तो जो आपका मन करेगा वो नहीं चार्ज करोगे, जो कस्टमर का मन करेगा आपको उस पर माल बेचना पड़ेगा। छठा पॉइंट है प्राइसिंग बेस्ड ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ योर प्रोडक्ट। क्या मतलब हुआ इसका कि जो प्राइस आप चार्ज करोगे, आपका जो प्रोडक्ट है उसका करंट लाइफ साइकिल क्या है। अगर आप अर्ली इनोवेटर हैं और टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट जो लोग होते हैं, अर्ली एडॉप्टर जो लोग होते हैं, ये माल तो आपका कम खरीदेंगे पर ये मार्केट के मुकाबले 3 गुना प्राइस देने को तैयार हो जाते हैं। तो जो भी अर्ली अडॉप्टर है उसकी आदत है, टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट की आदत है कि वो हमेशा वो चीज लेना चाहता है जो सबसे पहले मार्केट में उसके हाथ में आए, वो एक्सपीरियंस करना चाहता है। उसको टेक्नोलॉजी, नया प्रोडक्ट, नया एक्सपीरियंस, नया डिजाइन, नया कलर बहुत पसंद आता है। उसके लिए वो मार्केट से 2 गुना 3 गुना प्राइस देने को तैयार हो जाता है। तो अगर आपका प्रोडक्ट आप मार्केट में टाइम से पहले इंट्रोड्यूस करके ले आए, अगर आपके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, उस समय आपका सेल तो कम होगा लेकिन आप मार्केट के मुकाबले डबल ट्रिपल चार्ज कर सकते हो। पर अगर आप लेट मेजॉरिटी को आप माल बेच रहे हो, यानी कि आपने प्रोडक्ट तब इंट्रोड्यूस किया जब वो प्रोडक्ट मार्केट में पूरी तरह आ चुका था, तो इस समय मार्केट में प्राइसेस स्टेबल हो चुके हैं। इस समय अब आप ज्यादा प्राइस नहीं चार्ज कर सकते क्योंकि अब वो स्टेज नहीं है। ये जो लेट अडॉप्टर्स हैं और जो लेट मेजॉरिटी है, यहां तक आते आते आपके खिलाफ और भी कई लोग आ चुके होंगे मार्केट में, मार्केट मैच्योर हो चुकी होती है। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको स्कीम्स बिल्ड करनी है। यहाँ पे अब आपको वो किसी प्रकार की EMI स्कीम्स लेके आनी है, किसी प्रकार की कॉम्बो स्कीम से काम चलेगा। यहाँ पे आपको मार्केटिंग के आइडियाज इन्वेंट करने पड़ेंगे, यहाँ पे आपको सर्विस अच्छी देनी पड़ेगी जिससे आपका काम चल सकता है। तो यहाँ पे प्राइस स्टेबल हो चुके हैं, प्राइस मार्केट डिफाइन करती है। और फाइनली इसी के साथ मेरा 7वां पॉइंट वो क्या है, ड्रॉप द प्राइस एट लेटर स्टेज। हमेशा एप्पल की स्ट्रैटेजी पे चलिए। मैं नहीं बोल रहा कि आप एप्पल हैं, मेरी बात सुनिएगा। शुरू में प्राइस गिरा के बाद में बढ़ाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन शुरू में ज्यादा प्राइस रख के जो सबसे पहले लो लाइंग और लो हैंगिंग फ्रूट होते हैं, लो लाइंग लो हैंगिंग फ्रूट क्या होते हैं, यानी कि जो पेड़ पे बिल्कुल नीचे लटके हुए फल है, पहले उनको तोड़ना आसान है। और जो नीचे गिरे हुए भी फल होते हैं ना, कहीं अभी अभी गिर गया पक के, अरे वाह नीचे कुछ गिरे पड़े, तो पहले उनको उठा लो। जो नीचे लटके हुए फल है पहले उनको उठा लो, इनसे आप ज्यादा चार्ज कर सकते हो। इनको आपने उठाने के लिए अगर आपने प्राइस कम कर दिया, जो बिल्कुल कस्टमर आपके आसपास है, जो आजू बाजू है, उससे पहले ज्यादा चार्ज कर लो। और बाद में जब आप आगे जाते हो तब प्राइस गिराओ। और जो मुश्किल कस्टमर दूर थे, जो दूर से आपको देख रहे थे, कभी तो खरीदूंगा इसका माल, कभी तो खरीदूंगा इसका माल, तब जब प्राइस गिराओगे वो तुरंत खरीदने आ जाएगा। तो धीरे धीरे मैंने आपको 7 प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी दी। आपको रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को कम से कम 2 बार आप देख लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए। अगर आपको इस प्रोग्राम से थोड़ा बहुत भी फायदा होता हो, हमने इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग